हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण विधियों में विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि व प्रयोगशाला विधि ये तीनों ही विधियां कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आगमन और निगमन विधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम विश्लेषण विधि क्या होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित होती है। किस प्रक्रिया पर आधारित होती है? विश्लेषण प्रक्रिया पर। विश्लेषण होता क्या है आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। समस्याओं के विभिन्न भागों का खंडन करना ही विश्लेषण कहलाता है। क्या होता है विश्लेषण? जैसे कोई समस्या है उसका कई भागों में खंडन कर दिया जाए, उसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? विश्लेषण विधि कहलाएगा। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग तोड़ना। ये देखिए वही चीज़ आ गई कि कोई भी अगर समस्या है उसको कई भागों में तोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? विश्लेषण विधि। कई भागों में तोड़कर उसका हल निकाला जाए तो ये हो गई विश्लेषण विधि। इसमें निम्न शिक्षा सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस शिक्षा सूत्र का? विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि विश्लेषण विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या को खोजते खोजते, किसी अज्ञात समस्या को खोजते खोजते किसी ज्ञात तथ्य तक पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर। जैसे आगे क्वेश्चन उदाहरण में बताएंगे। देखिए उदाहरण, यदि a इक्वल बी इतना दिया गया है तो AC प्लस 4B स्क्वायर अपान BC इक्वल C स्क्वायर प्लस 4BD अपान CD। क्या दिया गया है यहाँ पर? यदि इतना है तो इतना बराबर इतना होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है? A अपान बी इक्वल C अपान डी। ये तो हमें ज्ञात है, लेकिन ये जो है ये अज्ञात है। अब हमको क्या करना है कि इससे ज्ञात तथ्य को निकालना है। तो पहले हम अज्ञात तथ्य को लेंगे। तो अज्ञात तथ्य है हमारा AC प्लस 4B स्क्वायर अपान BC इक्वल C स्क्वायर प्लस 4BD अपान CD। जब हम इसको लेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा लास्ट में आ जाएगा A अपान बी इक्वल C अपान डी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये अज्ञात तथ्य को हमने उठाया और इसका खंडन करते हुए, इसे तोड़ते हुए धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच गए? एक ज्ञात तथ्य की ओर। तो यहाँ से क्या हुआ? ये कौन सी विधि हुई? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या हुआ कि किसी भी समस्या को कई खंडों में धीरे धीरे तोड़कर उसे किसी ज्ञात तथ्य तक पहुँच जाना। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने उठाया और इसे धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आ गए। A अपान बी इक्वल C अपान डी, ये हमारा ज्ञात तथ्य आ गया। तो यहाँ से कंप्लीट हुई विश्लेषण विधि। अब इसके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है विश्लेषण विधि का देखते हैं। तो फर्स्ट है, इस विधि का प्रयोग प्रायः रेखा गणित एवं ज्यामिति में किसी प्रमेय की उत्पत्ति तथा निर्मेय की रचना करने में किया जाता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रयोग जो मेन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? रेखा गणित, ज्यामिति और निर्मेय की रचना में। जो प्रमेय पढ़ाई जाती हैं रेखा गणित में, उनकी रचना में किसका प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण विधि का। विश्लेषण विधि के द्वारा ही उनको सिद्ध किया जाता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को भी विश्लेषण विधि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंकगणित के कठिन भागों की व्याख्या करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अंकगणित में भी कुछ कुछ भाग या फार्मूले होते हैं जो कठिन होते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसी विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। उसको विश्लेषण करके उनको समझाया जाता है। विश्लेषण विधि के गुण देखते हैं। फर्स्ट है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र गणितीय प्रसार के माध्यम से हल तक पहुंचता है। क्या होता है कि अज्ञात एक समस्या होती है छात्र के पास और वह उसका धीरे धीरे हल करते करते, उसका खंडन करते करते एक ज्ञात समस्या तक पहुंच जाता है, एक ज्ञात तथ्य तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है? गणितीय प्रसार के माध्यम से हल को वह धीरे धीरे खोजता है। तो क्या करता है? इससे छात्र
अच्छी तरह से सीख पाता है। तो ये कैसी विधि है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है, ये विधि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। ये देखिए वही पॉइंट आ गया कि स्वयं समस्या का समाधान करने और उसका हल खोजने पर विश्लेषण विधि बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के शिक्षण से छात्र तर्क करने की क्षमता एवं चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। विश्लेषण विधि से छात्र में क्या क्या विकास होता है? तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। जब उसके पास कोई अज्ञात समस्या रखी जाएगी तो वह उसमें क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करेगा उसको हल करने के लिए। तो किस चिंतन शक्ति का विकास होता है बच्चे में, और तर्क क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए प्रत्येक विधि होती है जिसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कुछ उसके दोष भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर भी विश्लेषण विधि के कुछ दोष हैं, जैसे फर्स्ट है, समय और परिश्रम की दृष्टि से यह अनुपयोगी विधि है। अब देखिए क्या होता है कि इस विधि में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा परिश्रम भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कोर्स होता है वह कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसीलिए समय और परिश्रम दोनों इसमें काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होना चाहिए। सीमित समय में पाठ्यक्रम को पूरा इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, समय और परिश्रम दोनों की दृष्टि से ही यह अनुपयोगी विधि है। नेक्स्ट है, छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अनुपयोगी विधि है क्योंकि उस समय उनके सोचने की शक्ति उतनी विकसित नहीं होती। ये भी राइट है। देखिए ये भी एक दोष है इसका एक, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वह अपने से किसी अज्ञात समस्या का हल खोज लें। तो ये उनके लिए क्या होती है? अनुपयोगी होती है। नेक्स्ट, इस विधि का प्रयोग केवल तभी संभव है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्य की जानकारी हो। अब ये देखिए कब इस विधि का प्रयोग संभव है? जब हमें अज्ञात निष्कर्ष की भी जानकारी हो और ज्ञात तथ्य की भी जानकारी हो। जब इन दोनों की जानकारी होगी तभी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुशल अध्यापन की ज़रूरत। इस विधि का शिक्षण कराने के लिए एक कुशल अध्यापक भी होना चाहिए जो अच्छी तरह से पढ़ा सके, समझा सके। तो ये हो गए इसके कुछ दोष। गुण भी देख चुके हम, दोष भी देख चुके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बताया गया आपको। अब नेक्स्ट विधि देखेंगे, संश्लेषण विधि। अब ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ होती हैं ये एक दूसरे की विपरीत होती हैं। विश्लेषण का जस्ट उल्टा संश्लेषण होता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ एक दूसरे की विपरीत हैं या पूरक हैं, तो हमेशा आपको पूरक लगाना है। ये दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक होती हैं। इन दोनों को का प्रयोग पढ़ाने में बच्चों को साथ साथ किया जाना चाहिए। तो हमेशा पूरक राइट होगा। अब देखते हैं संश्लेषण विधि। इसका फर्स्ट पॉइंट है, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों को जोड़ना। अब विश्लेषण में हमने क्या पढ़ा था कि समस्या का कई भागों में खंडन करना, उसको कई भागों में तोड़ना। अब संश्लेषण में जस्ट उल्टा आ गया, कई भागों को, कई अलग अलग भागों को जोड़ना संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में अध्यापन करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई समस्त जानकारी को एकत्रित करता है, फिर अज्ञात राशि का पता लगाता है। अतः इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या समाधान में बल दिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि अध्यापक जो होता है प्रश्न को पहले समझता है, उसके लिए समस्त जानकारियों को एकत्रित करता है, जो जो भी जानकारी उसके लिए चाहिए सभी को एकत्रित करता है और अज्ञात राशि का पता लगाता है। इसके बाद कई विधियों का प्रयोग करके उस समस्या के समाधान करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें पहले अध्यापक क्या करता है? समस्त जानकारी को एकत्रित कर लेता है। तो ये हो गई ज्ञात चीज़ें। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वह अज्ञात राशि का पता लगाता है। आगे उदाहरण से समझेंगे इसे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो विश्लेषण थी उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रयोग किया जाता था। जस्ट उल्टा है, विपरीत हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस क्रम याद रखिएगा। और ये तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये दोनों विधियाँ एक दूसरे की विपरीत तो हैं लेकिन पूरक हैं। अगर कभी क्वेश्चन में है तो हमेशा पूरक लगाना है। आगे देखेंगे संश्लेषण विधि के गुण। कौन कौन से गुण हैं इसमें? सरल एवं सुविधाजनक विधि मानी जाती है। विश्लेषण विधि क्या थी? वह उसमें समय और परिश्रम दोनों ज़्यादा लगते थे। वह इतनी ज़्यादा सरल और सुविधाजनक नहीं थी। वह सभी के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं थी।
तो ये कैसी विधि है? सरल एवं सुविधाजनक विधि है। इसके द्वारा समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है। उसमें काफ़ी टाइम लगता था, इसमें क्या होता है, समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो गणितीय समस्याएं होती हैं उनका उपयोग समाधान किस विधि से किया जाता है? संश्लेषण विधि से, क्योंकि ये सरल और सुविधाजनक है और इससे समाधान जो होता है वह जल्दी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोगी है। इसमें स्मरण शक्ति याद करने पर बल दिया जाता है, तो स्मरण शक्ति के विकास में सहयोगी होती है ये विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। ये देखिए सूत्र जो बताया गया था ऊपर आपको कि ये विधि जो है किधर से ले जाती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात ज्ञात नियमों का उपयोग करके अज्ञात परिणामों की प्राप्ति की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? ज्ञात नियम पहले बता दिए जाते हैं, फिर उसके बाद अज्ञात परिणामों की प्राप्ति इससे की जाती है। जैसे उदाहरण से यहाँ समझते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बता दिया जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये ज्ञात हो गया, मतलब ये हमें ज्ञात है। उसके बाद अज्ञात हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला तो हमें बता दिया गया, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल आगे निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इसमें इसके मान रखकर तुरंत निकाला जा सकता है। पाई हो गया 22/7 और आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू, यहाँ पर एक 7 और होगा, 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर ज्ञात नियमों का उपयोग करके, ये तो नियम ज्ञात है, क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम का पता लगाया जाता है। यहाँ पर अज्ञात परिणाम क्या है? क्षेत्रफल निकालना है, तो वह अज्ञात परिणाम है। और ज्ञात नियम हमें ये फार्मूला पता है, तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सरल और सुविधाजनक, क्योंकि फार्मूला पता रहता है, याद रहता है और उसके द्वारा तुरंत जो अज्ञात समस्या होती है उसको निकाल लिया जाता है। आगे देखेंगे संश्लेषण विधि के दोष। विश्लेषण विधि के भी कुछ दोष थे और यहाँ पे संश्लेषण विधि के भी कुछ दोष हैं। जैसे फर्स्ट है, ये विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिसमें अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया, इस विधि में क्या होता है? फार्मूला बताए जाते हैं, उनको रट लीजिए और कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें वो फार्मूला रख दीजिए, अज्ञात समस्या आपके सामने तुरंत आ जाएगी। तो क्या होता है? यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, क्योंकि इसमें फार्मूला को रटा जाता है, जिसमें अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता। मतलब खोज की क्षमता, खोजबीन की जो क्षमता है, जैसे विश्लेषण विधि में क्या हुआ था, उसमें तर्क क्षमता का विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि रटना और उसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। इसमें देखिए कोई नया ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला से बस आंसर आ जाएगा। और जबकि विश्लेषण विधि क्या थी? उसमें अज्ञात समस्या थी, उसको कई तरह से खंडन किया जाता था, जिसमें नवीन ज्ञान भी कोई प्राप्त हो सकता था, तार्किक क्षमताएं भी विकसित होती थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंतन भी करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये तीनों ही रहित विधि है ये, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता। इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वह स्थायी नहीं होता, अर्थात जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो ये देखिए, जबकि विश्लेषण विधि में क्या था, उसका जो अर्जित ज्ञान होता है वह स्थायी होता है, क्योंकि वह बच्चे के द्वारा खुद चिंतन करके, उसका खंडन करके धीरे धीरे समस्या का हल निकाला जाता था। तो यहाँ से कंप्लीट हुई संश्लेषण विधि। अब नेक्स्ट विधि देखेंगे हम, प्रयोगशाला विधि। विश्लेषण संश्लेषण कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, विज्ञान शिक्षण की ही भांति गणित शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब विज्ञान शिक्षण में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विज्ञान की भांति गणित में भी इसका प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण की यह विधि करके सीखने पर आधारित है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित है? करके सीखने पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है तथा अध्यापक दिशा निर्देश करता है। क्या होता है प्रयोगशाला विधि में कि बालक को खुद कार्य करना होता है, अध्यापक सिर्फ उसका दिशा निर्देश करता है, सिर्फ उसको गाइड करता है, लेकिन बालक खुद कार्य करता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्रयोग करता है और उसका निरीक्षण करता है क्या क्या हुआ उनमें, उसके बाद वह निष्कर्ष निकालता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना। अब जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय करके
का प्रयोग करके बच्चों को दिखाना। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल होता है कर्ण का स्क्वायर। जैसे नीचे वाला हो गया आधार और ये हो गया इधर लंब और इधर हो गया कर्ण। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये तो हो गई पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन इसको प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे ऐसे 4 वो लेंगे वर्ग, 4 वर्ग लेंगे और इनको एक दूसरे से सेट करेंगे। उसके बाद उनको इनकी जो ये लेंथ है इसको नाप कर बच्चों को दिखाएंगे कि इन दोनों का वर्ग करेंगे, इनका और इनका, और उसके बाद इसके वर्ग के इक्वल करेंगे, बराबर आता है कि नहीं। ऐसे बच्चों को प्रयोग करके दिखाया जा सकता है। तो ये हो गई प्रयोगशाला विधि। अब देखेंगे प्रयोगशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए ये उपयोगी विधि है। छोटे बच्चे आनंद लेते हैं छोटे छोटे प्रयोग करने में, तो क्या होती है, ये उनके लिए उपयोगी विधि होती है। नेक्स्ट है, छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभव, प्रेक्षण एवं निरीक्षण द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। अतः इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वह स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि छात्र स्वयं करते हैं अनुभव, अपने अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, उसको सब प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इससे जो प्राप्त उनको ज्ञान होता है वह स्थायी होता है, कोई रटने पर आधारित नहीं होता। नेक्स्ट, छात्र प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब प्रयोगशाला में बहुत सारे उपकरण होते हैं, गणितीय उपकरण। तो क्या होता है, प्रयोगशाला विधि से छात्र उनका उपयोग करना सीखते हैं, कैसे उनका उपयोग करना है, कहाँ करना है। नेक्स्ट है, तर्क क्षमता और रचनात्मकता का विकास होता है। छात्र स्वयं सब कुछ करते हैं, अध्यापक सिर्फ इसमें गाइड करता है, तो उनसे उनकी तर्क क्षमता का विकास होता है और रचनात्मकता मतलब नई नई रचनाएं करने का विकास होता है। अब इसके भी कुछ दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं प्रयोगशाला विधि के दोष? फर्स्ट, अधिक छात्रों की कक्षा के लिए यह अनुपयुक्त विधि है। अब ये देखिए इसके भी कुछ दोष निकल कर आ गए। जैसे अगर कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं तो सबको प्रयोग करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अधिक छात्रों की जो कक्षा होगी उसके लिए ये विधि अनुपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है, इस विधि में गणित की सभी समस्यात्मक प्रश्नों का हल नहीं कराया जा सकता। ये भी देखिए एक समस्या है इसकी कि गणित में बहुत सारे समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, तो सभी का हल इससे नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट, यह खर्चीली विधि है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भी लगता है, समय भी लगता है, तो ये कैसी विधि है? खर्चीली विधि है। तो ये इसके हो गए कुछ दोष। तो ये तीनों विधियां कंप्लीट होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।